हेलो क्यूरीज, कैसे हो? अब देखो भाई, डेवलपमेंट चैप्टर पूरा हो चुका है। 4 पार्ट्स थे, चारों के चारों हमने तो कर दिए हैं फिनिश। मतलब मेरी तरफ से पूरे हो गए, आप लोगों ने भी पढ़ लिए हैं। जिसने पढ़ा लेकिन कोई भी डाउट आ गया, कमेंट कर दो, मैं आपके डाउट सारे खत्म कर दूंगी। ठीक है, नई वीडियो बना देंगे यार, तुम्हारे लिए कोई टेंशन की बात नहीं है। अब देखो, पढ़ तो लिया लेकिन अब उसको चेक करना बहुत जरूरी है। कुछ समझ में आया कि नहीं आया, इस खपड़े च कुछ घुसा कि नहीं घुसा, तो भाई उसको चेकिंग करते हैं। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ कुछ एमसीक्यू, इट मींस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। इतना तो पता ही है यार तुम्हें। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करेंगे हम कुछ ना कुछ, और इनमें हम देखेंगे कि आपको कितना आता है। हर क्वेश्चन का आंसर मैं तो दूंगी ही दूंगी, लेकिन वीडियो को पॉज करके पहले आंसर देना है तुम्हें। अगर तुम्हारा आंसर ठीक है और 15 के 15 में से आपको मुझे स्कोर भी लिख के दिखाना है नीचे कितना हुआ, ठीक है ना। अगर आपका 15 में से 15 है, 15 में से 10 है, 8 है, 9 है, चाहे 2 है, चाहे 1 है, आपको अपने स्कोर्स बिल्कुल सच्चे मन से, बिल्कुल चीटिंग नहीं करनी है, ठीक है ना। और मेरे को नीचे लिख के दिखाओगे, फिर मेरे को बताओ कितने स्कोर आए, फिर मैं बताऊं, फिर मेरे को भी तो पता चले यार मैं कैसा पढ़ा रही हूँ। ठीक है, और अगर तुम्हारे स्कोर अच्छे आए, 15 में से आ गए तुम्हारे 15 नंबर, तो एक थैंक यू लिख देना मेरे को, ठीक है ना, कि पूरा चैप्टर तुमने कर लिया है और सीधे क्वेश्चंस लगाए, तो तुम्हारे सारे के सारे क्वेश्चंस के आंसर्स कैसे थे बेटा? ठीक थे। बाकी जिसके कम ज्यादा भी रहेंगे तो वो क्वेश्चंस में हम सारे डाउट्स क्लियर करते रहेंगे। अभी करेंगे एमसीक्यू, और फिर उसके बाद हम करेंगे थोड़े से और बड़े क्वेश्चंस, फिर और बड़े क्वेश्चंस, मतलब शॉर्ट हो गए, वेरी शॉर्ट हो गए, लॉन्ग हो गए, वो तुम मुझको बताते रहना जो जो तुम्हें करना है, ठीक है। अभी के लिए एमसीक्यू स्टार्ट करते हैं। तो पहला एमसीक्यू देखते हैं हमारा। पहला एमसीक्यू कहता है बेटा, डेवलपमेंट, कहाँ है मेरा कर्सर, कहाँ है, मिल गया। डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री कैन जर्नली बी डिटरमाइंड बाय इट्स, यानी कि किसी भी कंट्री की जो डेवलपमेंट है वो कैसे डिटरमाइन करोगे, बताओ भाई। अब मैं नहीं रुक रही, तुम वीडियो को रोक के सोच कर मेरे को जल्दी से आंसर बता देना। पर कैपिटा इनकम से बताओगे, एवरेज लिटरेसी लेवल से बताओगे, हेल्थ स्टेटस ऑफ इट्स पीपल, या फिर नन ऑफ दीज। तो देखो भाई, सीधी सी बात है, ये हमने फर्स्ट वीडियो में देख लिया था, और सेकंड वीडियो में भी सेम चीज थी कि क्या है, अगर हमें दो कंट्रीज को कंपेयर करना है तो कंपेयर करने के लिए हम क्या चीज उठाते हैं? दो चीजें उठाते हैं, एक इनकम और दूसरा पर कैपिटा इनकम, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन में हमारा क्या है? पर कैपिटा इनकम। तो बस आंसर ए ठीक है, मिल गया ना आंसर। कितना इजी क्वेश्चन था। चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, डिफरेंट पर्सन्स कुड हैव डिफरेंट एज वेल एज कॉन्फ्लिक्टिंग नोशंस, ठीक है। मतलब डिफरेंट डिफरेंट पीपल होते हैं, इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, फर्स्ट वीडियो में हमने किया था। अब वहां पे हमने एक चीज और देखी थी कि उनके डिफरेंट डिफरेंट गोल्स हो सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट इम्पैक्ट हो सकता है हर इंसान पे। डेवलपमेंट का जो मीनिंग है वो उनके ऊपर क्या हो सकता है? डिफरेंट हो सकता है, उनके लिए मीनिंग अलग हो सकता है। तो बेटा देखो, कॉन्फ्लिक्टिंग भी होता है नोशन, है ना। उस वीडियो में आपको याद है, फर्स्ट वाली वीडियो में ही हमने एक एग्जाम्पल लिया था फार्मर का और लेबर का। तो दोनों में क्या था? कॉन्फ्लिक्टिंग नोशन था, उनका जो मीनिंग बन रहा था या उनके लिए जो डेवलपमेंट था वो कैसा था? कॉन्फ्लिक्टिंग था। दोनों ही आपस में टकराव कर रहे थे, एक के लिए जो डेवलपमेंट था वो दूसरे के लिए डेवलपमेंट बिल्कुल भी नहीं था। ठीक है, तो हमें ये बताना है कि ये जो डेवलपमेंट होता है, देखो क्वेश्चन क्या है आगे, कंट्रीज डेवलपमेंट अ फेयर जस्ट पाथ फॉर ऑल शुड बी अचीव्ड, इंटरप्रेट द कॉन्सेप्ट ऑफ द डिस्कस्ड हेयर। मतलब हमें बताना है कि ऐसा कौन सा डेवलपमेंट है जो इस बात को सही सही बताता है। देखो, सोशल डेवलपमेंट, कल्चरल डेवलपमेंट, नेशनल डेवलपमेंट और इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब देखो भाई, डिफरेंट होते हैं लेकिन एज वेल एज क्या होते हैं, कॉन्फ्लिक्टिंग भी होते हैं। तो बेटा ये होता है हमारा नेशनल डेवलपमेंट। मेरा कर्सर फिर से खो गया लगता है, मेरा कर्सर कहाँ है, मिल गया। ये होते हैं बेटा नेशनल डेवलपमेंट। देखो, हमारे चाहे मतलब कंट्री के डेवलपमेंट जो होता है ना बेटा, वो पर्सन का वैरी करता है और कंट्री का भी वैरी करता है, डिफरेंट डिफरेंट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक फेयर पाथ अगर हम लेके चलते हैं तो वो होता है हमारा नेशनल डेवलपमेंट। सबके लिए नेशनल का, नेशन का जब डेवलपमेंट होता है तो वो एक जैसा होता है। सबके लिए देश की जीडीपी बढ़ रही है तो देश सबके लिए ग्रो कर रहा है, ठीक है। तो इसके लिए आंसर हमारा होगा क्या? नेशनल। सोशल डेवलपमेंट सबके लिए अलग अलग हो सकता है, कल्चरल डेवलपमेंट सबके लिए अलग हो सकता है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट सबके लिए अलग हो सकता है, लेकिन नेशनल डेवलपमेंट सबके लिए क्या होता है? सेम, इक्वल होता है। ओके बेटा, नेक्स्ट वीडियो कह रही हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, मेरा दिमाग खराब हो गया। कंट्रीज विद हायर इनकम, वो कंट्रीज जिनकी ज्यादा इनकम है, आर डैश देन अदर्स विद लेस इनकम। एक कंट्री है जिसकी ज्यादा इनकम है, एक कंट्री है जिसकी
कम इनकम है। सो सीधी सी बात है, ये तो कोई क्वेश्चन नहीं, टुच्चू सा क्वेश्चन है। लेस डेवलप होगी, मोर डेवलप होगी, लेस स्ट्रॉन्गर होगी, मोर ऑर्गेनाइज्ड होगी। भाई सीधी सी बात है, मोर डेवलप होगी। जिसकी ज्यादा इनकम वो ज्यादा डेवलप्ड, जिसकी कम इनकम वो कम डेवलप्ड है। क्या टुच्चू क्वेश्चन है ना, आते हैं ना सारे। चलो भाई अगला, total income of a country is divided by its total population is known as। ये करा था हमने कौन सी वीडियो में करा था भाई, फर्स्ट करा, सेकंड करा था, थर्ड करा था, थर्ड सेकंड। भाई वीडियो तुम देख लेना, मुझे नहीं पता किस में करा था, लेकिन मुझे इतना याद है मैंने आपको करवाया था बेटा पीसीआई, पर कैपिटा इनकम, दैट इज जीडीपी अपॉन में टोटल पॉपुलेशन। जीडीपी अपॉन टोटल पॉपुलेशन होता क्या है, पर कैपिटा इनकम। याद आया, आया कि नहीं आया? नहीं तो मन तो करता है कभी याद ना आए ना तो तुम्हारे आके रैप्टा लगा दो, लेकिन लगा नहीं सकती। तो याद आ गया हो तो बहुत अच्छी बात है, फिर शाबाशी ले लेना मेरे नाम की कि तुम्हें याद है। तो पीसीआई की वो क्या होती है बेटा, फॉर्मूला क्या होता है, जीडीपी अपॉन में टोटल पॉपुलेशन। तो ये क्या निकलती है, कैपिटल इनकम, नेशनल इनकम, पर कैपिटा इनकम या जीडीपी। तो आपको पता ही है, द आंसर इज सी। ठीक है, पर कैपिटा इनकम। और पर कैपिटा इनकम का जल्दी से मेरे को दूसरा नाम बता दो भाई, जिसको याद है बताओ, जिसको याद नहीं है वो अपने ऊपर एक टपली मार लो कि मुझे इतना सा याद नहीं है। इस क्या होता है बेटा, एवरेज इनकम। ठीक है, पर कैपिटा इनकम को ही हम क्या कहते हैं, एवरेज इनकम। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी भाई, प्रोपोर्शन ऑफ लिटरेट पॉपुलेशन, जो प्रोपोर्शन है किसका, प्रोपोर्शन पता है ना क्या होता है बेटा, डिवाइड करना, ऑफ लिटरेट पॉपुलेशन इन दी 7 एंड अबव एज ग्रुप इज कॉल्ड एज। जो 7 साल या उससे ऊपर की पढ़ी लिखी जनसंख्या होती है उसे क्या कहते हैं, बताओ भाई। नॉलेज रेट बोलते हैं, लिटरेसी रेट बोलते हैं, अटेंडेंस रेट बोलते हैं, या एक्सीलेंस रेट बोलते हैं। अब ये कितना टुच्चू क्वेश्चन है ना भाई। जिसने वीडियो देखी है उसको पता होगा, जिसने नहीं देखी है वो तो गयो, वो गयो बेटा। देखो, जब हम बात करते हैं लिटरेसी रेट की तो वो होती है द पर्सन हु कैन रीड एंड राइट। ठीक है, और वो कितने साल से ऊपर, 7 साल से ऊपर वाले जितने भी लोग हैं उन सब का क्या करते हैं, उन सब का कुछ नहीं करते हैं, उन सब की नॉलेज चेक करते हैं, बस उनको पढ़ना लिखना आता है कि नहीं आता। तो ये क्या होगा इसका आंसर, लिटरेसी रेट। ठीक है, 7 साल या उससे ऊपर के लोगों को जब हम देखते हैं कि उनको पढ़ना लिखना आता है या नहीं आता है तो उसको हम बोलते हैं लिटरेसी रेट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच एज ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन इज इंक्लूडेड ऑफ कैलकुलेटिंग नेट अटेंडेंस रेशियो। बेटा देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा क्या है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता है कुछ कुछ बच्चों के लिए। तो देखो कहाँ कंफ्यूजिंग होता है, इसकी एज कितनी होती है बेटा। देखो आपकी जो बुक एनसीईआरटी है उसमें तो आपको दे रखा है कि 14 to 15 ईयर्स है। ठीक है, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, और हमें क्वेश्चन एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही सॉल्व करने हैं। तो हमें देखना होता है कौन से एज ग्रुप, 14 to 15। अगर पूरा एज का वेरिएशन आ जाए तो भाई आएगा 6 to 14। ठीक है, लेकिन 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 अगर हम गूगल बाबा पे सर्च करते हैं तो आता है हमारा 6 to 10। तो मतलब यहाँ पे ना आंसर्स वेरी करते हैं बेटा, लेकिन हम किसको सही मानेंगे, हम सिर्फ और सिर्फ अपनी एनसीईआरटी को सच मानेंगे, सही मानेंगे, वही सर्वोपरि है हमारे लिए। एनसीईआरटी के अलावा हम कोई आंसर सही नहीं मानेंगे, कोई कुछ बोलता रहो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो देखो 6 to 10 होगा भाई, नहीं, क्योंकि ये एनसीईआरटी में नहीं है। 7 to 11 तो है ही नहीं, 5 to 9 भी नहीं है। अब यहाँ पे देखो 14 to 15 है, आंसर में या तो हो 6 to 14 या तो हो 14 to 15। तो हम दोनों में से ही जो भी होगा उसको ठीक मार देंगे। ठीक है, तो 14 to 15 आपकी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है बेटा, और ये बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, तो नेट अटेंडेंस रेशियो हम कौन सी एज ग्रुप की देखते हैं, 14 to 15। ओके बेटा, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा पहले तुम्हारे लिए करके रखा हुआ है, होमवर्क करना पड़ता है मुझे भी तुम्हारे लिए, तुम पता नहीं करते हो कि नहीं करते। देखो भाई, कैलकुलेटिंग बॉडी मास इंडेक्स, ये थोड़ा सा नया आया बेटा आपको, आप आपके सिलेबस में अभी मैंने पढ़ाया आपको। बॉडी मास इंडेक्स होता है क्या, इसके लिए थोड़ा सा इसको पढ़ लो एक बार। BMI यानी कि बॉडी मास इंडेक्स। अब बॉडी मास इंडेक्स में असल में होगा क्या, आपकी वेट ले लेंगे, आपका वेट ले लेंगे, आपकी हाइट ले लेंगे, उसका स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, अब ये होता कहाँ पे है, देखो ये मैंने फॉर्मूला लिखा हुआ है इसके अंदर, ये जो फॉर्मूला है इसको याद कर लो, बहुत जरूरी है, एग्जाम में आएगा ही आएगा। बॉडी मास इंडेक्स दैट इज वेट अपॉन में हाइट का स्क्वायर, बॉडी मास इंडेक्स दैट इज वेट अपॉन में हाइट का
स्क्वायर, ठीक है। अब मान लो एग्जाम्पल के तौर पे आपका वेट है बेटा 60 kg, ठीक है, और आपकी हाइट इन मीटर्स आपने लिख रखी है 1.52 मीटर, तो 1.52 मीटर का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि हाइट का क्या करना है हमें, स्क्वायर। तो आपका आ जाएगा बेटा 60 अपॉन में 235 मीटर स्क्वायर, और अगर आप सॉल्व करोगे इसको तो आ जाएगा 25.96। ये कैलकुलेशन का तरीका है, ठीक है। कैलकुलेशन हमने कैसे करी, बॉडी मास इंडेक्स का जो फॉर्मूला होता है वेट अपॉन में हाइट का स्क्वायर। मेन आपका ये है, कैलकुलेशन तो हो सकता है, बहुत ही रेयर चांसेस हैं कि बेटा आपकी कैलकुलेशन आ जाए, ठीक है। टीचर का दिमाग ही खिसक गया होगा तो ऐसे ऐसी चीजें डालेगा, अदरवाइज आपकी कैलकुलेशन नहीं आती है, आपका आता है कि फॉर्मूला पूछ लेंगे या फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके रिगार्डिंग में पूछ लेंगे। तो अभी नेक्स्ट पे चलेंगे, पहले इसका आंसर लगा लो, भागने की जरूरत नहीं है। तो भाई क्या होता है, बॉडी मास इंडेक्स, पर्सन का जो वेट है, कहाँ गया वेट, कहाँ गया, ये रहा हमारा वेट, और वेट को बेटा डिवाइड किससे करते हैं, वेट को डिवाइड करते हैं स्क्वायर ऑफ वेट से, स्क्वायर ऑफ हाइट से। कुछ पूछने की बात है इसमें, स्क्वायर ऑफ हाइट, ठीक है। मिल गया आंसर हम लोगों को। अब जल्दी से आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट भी इसी से कनेक्टेड है। देखो बेटा, हमने अब बॉडी मास इंडेक्स तो निकाल लिया, फॉर्मूला देख लिया, आंसर निकाल लिया, 25.96 हमारा क्या आया है, आंसर आया, दैट इज हमारा बॉडी मास इंडेक्स। अब इसका करें क्या, अचार डाले, सब्जी बनाए, रोटी बनाए, करना है क्या है, हमें पता ही नहीं है। तो देखो अभी देखते हैं करना क्या, इसका सिनेरियो का कॉन्सेप्ट क्या है, इसका देखते हैं इसका क्या कॉन्सेप्ट है। अगर आपका बॉडी मास इंडेक्स डिवाइड करने के बाद आंसर आता है आपका लेस देन 18.5, तो आप अंडरवेट हो, निकाल लेना अपना, पता चल जाएगा सबका। 18.5 से अगर 24.9 तक आता है तो आप हेल्दी हो, और 25 से 29.9 तक वैरी अगर करता है तो आप ओवरवेट हो, ठीक है। अब एक काम और करना, इसमें अपने नंबर तो लिखोगे ही तुम वीडियो के नीचे, एक चीज और बता देना कि तुम अंडरवेट हो कि ओवरवेट हो कि हेल्दी हो, ठीक है। ये चीज बेटा कैलकुलेट करना बहुत जरूरी है हमारे लिए, ताकि हमें पता चल सके हमें अपनी हाइट के अकॉर्डिंग अपने वेट को इंक्रीज करना है या डिक्रीज करना है। कई बार हम खाए जाते हैं मोटे हो रहे हैं, मम्मी पापा भी कहते हैं बहुत हेल्दी है, चब्बी चब्बी बच्चे, अभी तो तुम चब्बी चब्बी सुंदर लग रहे हो, ठीक है, और जब बड़े हो जाओगे ना फिर पता चलेगा ना भागा जा रहा है, ना दौड़ा जा रहा है, ना कुछ हो रहा है, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू मी जो मेरा वो है बॉडी मास इंडेक्स है, तो मैं हेल्दी की कैटेगरी में आती हूँ, ठीक है। तुम भी जल्दी से हेल्दी की कैटेगरी में आ जाओ, जो नहीं है और जो है उनके लिए भाई बहुत बहुत बधाइयां, आप इसी उसमें रहना, ठीक है, बॉडी मास इंडेक्स आपका ऐसे ही रहना। तो भाई देखो अभी कहता है कि 18.5 से क्या है बेटा, लेस देन है आपका। अभी हमने पढ़ा था कि अगर लेस देन 18.5 होगा तो क्या होता है, लेस देन 18.5 में आप क्या होते हो, अंडरवेट, अंडरवेट यानी कि अंडर नरिश्ड। ये तो थोड़ा सा बस लैंग्वेज का फर्क है, अंडर नरिश्ड आ जाए या अंडरवेट आ जाए, दोनों का मतलब एक ही है, इतना आपको पता है, ठीक है। तो ये हो गया, बीएमआई क्लियर है, जिसको नहीं क्लियर है भाई बता देना, मैं आपके जो डाउट्स हैं बेटा वो लेती रहूंगी, आप बस बताते रहो कि हमें ये डाउट आ रहा है, ओके। तो नेक्स्ट है हमारा, व्हाट प्रोपोर्शन ऑफ अ कंट्री इज ओवर यूजिंग देयर ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज। ये क्वेश्चन आपका बेटा क्या है, एक जर्नल नॉलेज का क्वेश्चन है, जिसमें हमें बताना है कि ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज को, हमने देखा था ना कि हम रिसोर्सेज को बहुत ज्यादा एग्जॉस्ट कर रहे हैं और फ्यूचर जनरेशन के लिए छोड़ रहे हैं, सस्टेनेबिलिटी कैसे होगी, करा था ना सस्टेनेबिलिटी वाली पॉइंट, तो उसी में ही आता है ये जनरल नॉलेज का आपका एक क्वेश्चन है जी, करंट अफेयर का भी लगा लो इसको। तो ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज को बेटा हमारी पॉपुलेशन का जो 1/3 पॉपुलेशन है, 1/3 पॉपुलेशन उसको बिल्कुल अच्छे से यूज नहीं कर रही है, मतलब 1/3 पॉपुलेशन पानी ज्यादा यूज कर रही है, वेस्ट कर रही है, जितना उसको यूज करना चाहिए उससे भी ज्यादा, ओके। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मेरी गंदी सी इंग्लिश के साथ। अब अंग्रेजों ने हमें धोया 200 साल तक, अब हम उनको धो रहे हैं उनकी गंदी इंग्लिश बोल के, ठीक है। रिसोर्सेज विच विल गेट एग्जॉस्टेड आफ्टर द ईयर ऑफ यूज आर, ये तो भाई बहुत ही छोटी 3rd-4th क्लास का क्वेश्चन है, ये तो तुम्हें आंसर फटाफट से देना पड़ेगा। जब आप उसको एग्जॉस्ट कर रहे हो रिसोर्सेज को, और वो क्या होते हैं, मतलब आप यूज कर रहे हो और वो एग्जॉस्ट हो रहे हैं, वो खत्म हो रहे हैं वो चीजें, वो कौन से रिसोर्सेज होते हैं, रिन्यूएबल होते हैं, नॉन रिन्यूएबल होते हैं, ड्यूरेबल होते हैं, नॉन ड्यूरेबल, या ये क्या है, कंपीटिंग रिसोर्सेज। बताओ भाई, सीधी सी बात है यार, नॉन रिन्यूएबल होते हैं, बार बार तो बनते हैं नहीं, कोल है, पेट्रोलियम है, ठीक है, वाटर है, ये सब चीजें क्या है, बार बार नहीं बनती हैं, तो इसीलिए इनका नाम क्या होता है, नॉन रिन्यूएबल, ठीक है। चलो भाई नेक्स्ट पे आ जाओ जल्दी से। हाँ जी भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट विल बी द टॉप प्रायोरिटी, टॉप प्रायोरिटी बतानी है हमें, ठीक है, इन द
डेवलपमेंटल गोल्स ऑफ अ लैंडलेस लेबरर, एक लैंडलेस लेबरर है, मतलब उसके पास अपनी खुद की कोई जमीन नहीं है, तो उसके लिए डेवलपमेंट का गोल क्या होगा। ठीक है, देखो डेवलपमेंट के गोल सबके लिए अलग अलग होते हैं, बहुत अच्छे से आप ये पढ़ चुके हो। यहाँ पे हमें एक क्या दे दिया, केस दे दिया लैंडलेस लेबर का, कि अगर कोई लैंडलेस लेबर है, मतलब उसकी खुद की जमीन नहीं है, वो किसी और की जमीन पे एज अ लेबर काम करता है, ठीक है, एज अ लेबर काम करता है, तो उसका जो डेवलपमेंट गोल है वो क्या होगा, उसके माइंड में डेवलपमेंट किसे कहते हैं। देखो भाई, एक्सपेंशन ऑफ रूरल बैंकिंग, रूरल बैंकिंग को तुम बढ़ा दो, अगर गांव में तुम बैंक शैंक खोल देते हो, उससे इसको क्या फर्क पड़ रहा है भाई, कुछ फर्क पड़ेगा नहीं हो रहा। मोर डेज ऑफ अरे मोर डेज ऑफ वर्क एंड बेटर वेजेस, ये तो बात ठीक है भाई, अगर वो लैंडलेस लेबर है उसको क्या है, एक तो तुम ज्यादा दिनों के लिए क्या दे दो, काम दे दो, ज्यादा दिनों के लिए उसे काम दे दो, और दूसरी चीज बेटर वेजेस दे दो, उसके वेजेस भी बढ़ा दो, इंक्रीज कर दो, तो उसको फायदा है। अगला देखो, मेटल रोड्स फॉर ट्रांसपोर्टेशन, उसको ट्रांसपोर्टेशन से क्या ही लेना देना भाई, एक लेबरर के तौर पे सोच के देखना है हमें। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ हाई स्कूल, भाई वो तो लेबर है, उसको हाई स्कूल से कोई मतलब ही नहीं है, उसको अपना गुजर बसर करना है, उसको अपना खाना पीना देखना, उसको हाई स्कूल से भी कोई लेना देना नहीं है। सो द आंसर इज बी, मोर डेज ऑफ वर्क एंड बेटर वेजेस, वो चाहता है कि मुझे ज्यादा दिन काम मिले और अच्छे मेरे को क्या मिल जाए बेटा, वेजेस मिल जाए। ठीक है, चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट विल बी दी एस्पिरेशन ऑफ एन एजुकेटेड अर्बन एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयड यूथ। अब की बात, पहले हमने किसकी बात करी, लैंडलेस लेबर की, अब की बार किसकी बात कर रहा है भाई, एजुकेटेड है ये बंदा, लेकिन और रहता कहाँ पे है, शहर में रहता है, लेकिन अनएम्प्लॉयड है। ठीक है, बहुत ऐसे केसेस है जहाँ पे आप एजुकेटेड हो, अर्बन मतलब शहरों में रहते हो, और आप अनएम्प्लॉयड हो, तो उस टाइम पे आपका जो ग्रोथ का जो सिनेरियो है वो क्या कहता है, देखते हैं। इस टाइम पे ग्रोथ का सिनेरियो कहता है, एन एजुकेटेड अर्बन अनएम्प्लॉयड यूथ विल एस्पायर फॉर बेटर अपॉर्चुनिटीज इन एग्रीकल्चर। भाई एक बार बताओ, शहर में रहने वाले को एग्रीकल्चर से कोई लेना देना होगा, नहीं होगा। ठीक है, तो पहले वाला ऑप्शन कैंसिल, ये कैंसिलेशन मेथड होता है। ठीक है, आपको क्या करना है, कैंसिल आउट करते जाओ जो जो आपको लगता है कि नहीं आ रही है, फिर उनमें से आपको एक बेटर ऑप्शन अपने आप मिल जाएगा। ठीक है, इसको बोलते हैं कैंसिलेशन मेथड। तो सेकंड को देखते हैं, कैंसिल होता है कि बचता है, देखते हैं। सपोर्ट फ्रॉम गवर्नमेंट एट एवरी स्टेप इन लाइफ फॉर हिज अपवर्ड मूवमेंट, यानी कि अब वो कोई भी मूवमेंट कर रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में जाने के लिए, ये नहीं कि वो ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर पे जा रहा है, इतना नहीं, उसकी लाइफ में। ठीक है, तो उसके लिए जो है वो गवर्नमेंट से सपोर्ट चाहता है। चलो देखते हैं ये होगा कि नहीं होगा, अगला और देख लेते हैं एक बार। एन अर्बन एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड विल एस्पायर ऑफ गुड जॉब अपॉर्चुनिटी, हाँ भाई ये ऑप्शन बहुत बढ़िया लग रहा है, उसको चाहिए गुड जॉब अपॉर्चुनिटीज वेयर हिज एजुकेशन कैन बी मेड यूज ऑफ। सही बात है भाई, जो पढ़ा लिखा है वो यूज में तो आए, जब तक उसको जॉब ही नहीं मिल रही है, जो उसने पढ़ा लिखा वो तो उसके लिए यूजलेस हो गया। तो थर्ड वाला ऑप्शन बहुत अच्छा है, लेकिन फोर्थ हम फिर भी पढ़ेंगे। बेटर फैसिलिटीज ऑफ रिक्रिएशन ऑफ हिज लेजर टाइम, अच्छा जो उसका टाइम है वो उसकी खपत अच्छे से हो जाए, ये भी कुछ खास नहीं लग रहा है, तो आंसर इज सी। ठीक है, कि अर्बन एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड एक एस्पायर है, वो चाहता है कि उसको अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज मिले और उसकी जो नॉलेज है वो यूज हो जाए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिक आउट द करेक्ट मीनिंग ऑफ लिस्टेड बिलो फॉर डिफाइन एवरेज इनकम। एवरेज इनकम क्या होती है भाई, सबको बहुत अच्छे से पता है। एवरेज इनकम ऑफ अ कंट्री मींस टोटल इनकम ऑफ द कंट्री, टोटल इनकम होती है एवरेज इनकम। एवरेज इनकम इन अ कंट्री इज इनकम ऑफ ओनली एम्प्लॉयड पीपल, क्या इसमें सिर्फ एम्प्लॉयड पीपल होते हैं। अच्छा देख लेते हैं, आगे भी देख लेते हैं, मेरा कर्सर फिर खो गया यार, पता नहीं मैं सारी जिंदगी लगता है कर्सर ढूंढने में ही लगाती रहूंगी। द एवरेज इनकम इज द सेम एज पर कैपिटा इनकम, एवरेज इनकम और पर कैपिटा इनकम सेम होती है, याद आया, ऊपर वाले क्वेश्चंस में भी करके आए थे अभी। द एवरेज इनकम इंक्लूड्स द वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी हेल्ड, तो भाई सीधा यहाँ पे तो कुछ सोचने की बात ही नहीं है, आंसर हमारा क्या है बेटा, सी है, कि एवरेज इनकम जो होती है वो हमारी पर कैपिटा इनकम होती है। ठीक है, और वो क्या बताती है हमें, इनकम पर पर्सन, इनकम पर पर्सन। ओके, उफ थोड़ा बड़ा बड़ा आ गया ना
कोई बात नहीं, कर लेंगे. विच कंट्री कैन बी कंसिडर्ड एज डेवलप्ड कंट्री, हमें बताना है कि कौन सी कंट्री जो होगी वो डेवलप्ड कंट्री होगी इन द मॉडर्न वर्ल्ड. इन द मॉडर्न वर्ल्ड ध्यान रख लेना, पुराने जमाने का नहीं करना, फ्यूचर का नहीं करना, मॉडर्न वर्ल्ड, आज की 21वीं सदी की हम बात करने हैं. इनमें से स्टेटमेंट्स में से हमें अपनी स्टेटमेंट पता करनी है कौन सी सही है. देखते हैं चलो. countries which have accumulated huge amount of wealth, okay, जिनके पास बहुत अच्छी वेल्थ है, वेरी गुड, और वेल्थ ऑलवेज सिक्योर्स द फ्यूचर ऑफ देयर सिटीजन्स, ओके, उनके पास वेल्थ अच्छी है और उनके सिटीजन्स का जो फ्यूचर है वो कैसा करते हैं, वो सिक्योर करके चलते हैं. ठीक है, दीज कंट्रीज आर कंसिडर्ड डेवलप्ड. देखते हैं, वेल्थ अच्छी होना अच्छी बात है, आपके सिटीजन्स का आप फ्यूचर सिक्योर कर रहे हो, दैट इज ऑल्सो, तो ये एक अच्छा है. देखते हैं बाकी कोई और अच्छा मिल जाए तो. अगला क्या है भाई हमारा, कंट्रीज विच आर अमंग द हाईएस्ट इन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स. अच्छा, पहले वाले में किसकी बात हो रही थी बेटा, सिर्फ इनकम की बात हो रही है यहाँ पे कि उनकी इनकम कैसी है, अच्छी है. लेकिन इसमें क्या किसकी बात हो रही है, एचडीआई की. इनका एचडीआई कैसा है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कैसा है, बहुत अच्छा है. अच्छा, अगले में देख लेते हैं. नेक्स्ट क्या है हमारा, ओनली रिच कंट्रीज आर कंसिडर्ड टू बी डेवलप्ड. सिर्फ रिच कंट्रीज को ही आप डेवलप्ड कंट्रीज बोल सकते हो, क्योंकि बिकॉज people have money to buy everything needed for human beings, okay, both material and non material. ये तो बिल्कुल बकवास चीज है कि आप रिच कंट्रीज को बोलो कि यार यही डेवलप्ड कंट्रीज हो, तो क्योंकि ये कुछ भी खरीद सकते हैं, ये मटेरियल नॉन मटेरियल सारी चीजें खरीद सकते हैं, बकवास है ये चीज तो बिल्कुल गलत, इसको तो बड़ा सा कट्टा लगा दो, बिल्कुल भी ठीक नहीं है. नेक्स्ट है भाई, ईरान इज अ रिच कंट्री एंड देयरफॉर इट इज अ डेवलप्ड कंट्री. ये क्या बात हुई, हम तो ऐसी ऐसी बातों पर विश्वास ही नहीं करते, हम तो पूरा एनालाइज करते हैं भाई, इनकम कितनी है, एचडीआई की रिपोर्ट कितनी है, वर्ल्ड बैंक क्या कहता है उसके बारे में, ठीक है, यूएनडीपी की रिपोर्ट क्या कहती है, वो पूरा देखते हैं. तो भाई फर्स्ट और सेकंड में हम थोड़े से कंफ्यूज हो रहे हैं, लेकिन हम कंफ्यूज नहीं हो रहे हैं, क्योंकि बेटा मॉडर्न वर्ल्ड में हम सिर्फ इनकम को नहीं देखते. मॉडर्न वर्ल्ड में जब हम बात करते हैं ना, तो हमें ह्यूमन डेवलपमेंट की तरफ देखना होता है. हमें देखना है कि लोग खुश हैं, उनको फैसिलिटीज मिल रही हैं, एजुकेशन अच्छी है कि नहीं है. ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ इनकम के बेसिस पे हम अपना कोई भी डिसीजन दे देंगे. तो हम कौन से वाले आंसर को ठीक मानेंगे, बी को, जिसमें कहता है कि उनका जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है वो काफी अच्छा है. ठीक है, तो द आंसर इज बी. अरे भाई लास्ट क्वेश्चन पे आ गए, पता ही नहीं चला, इतनी जल्दी जल्दी क्वेश्चंस हो गए. तुम्हें समझ में आ रहे हैं ना, नहीं आ रहे हो तो बता देना, स्पीड स्लो या फास्ट करनी हो मेरे को, कभी बोलो मैम तो यूं बोल के निकल जाती हैं, हमारे समझ में ही नहीं आता. तो चलो देखो, मनी कैन नॉट बाय ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज. देखो कितनी सच्ची बात लिखी हुई है, मनी सब कुछ बाय नहीं कर सकती ना बेटा, मनी आपके लिए खुशी नहीं बाय कर सकती है. अगर आपको लगता है कि मैं आईफोन ले लूं और मैं खुश हो जाऊं, तो बेटा वो खुशी थोड़ी देर के लिए होती है, वो भी दूसरे को दिखाने के लिए, आपको अंदर से कुछ नहीं फील हो रहा होता. Okay, we may need to have a good life. Okay, a list of things required for a good life. List of things required for a good life. Okay, which among the following are things money cannot buy? कौन सी चीजें हैं जो मनी बाय नहीं कर सकती? सिंपल सा क्वेश्चन है यार. फुल प्रोटेक्शन फ्रॉम इन्फेक्शियस डिजीज. अब दूसरा जो पॉइंट है वो क्या कहता है बेटा, हाई क्वालिटी एजुकेशन, ये तो हम पैसे से खरीद सकते हैं. ठीक है, अ लग्जरी होम पैसे से खरीद सकते हैं. अ पॉल्यूशन सॉरी अ पोल्यूशन फ्री एटमॉस्फेयर इन एवरी पार्ट ऑफ द कंट्री. क्या आप पैसे से अपने पूरे एरिया को पोल्यूशन फ्री कर सकते हो? देखो भाई, एयर प्योरीफायर आप खरीद सकते हो, ठीक है, लेकिन क्या आप पूरे एटमॉस्फेयर को ऐसा बना सकते हो अपने आसपास के? आप अपने रूम को बना सकते हो, अपने ऑफिस को बना सकते हो एयर प्योरीफायर लगा के. क्या हो गया मुझे, एयर प्योरीफायर को लगा के आप क्या कर सकते हो, अपने एटमॉस्फेयर को क्लियर कर सकते हो, क्लीन कर सकते हो, बट क्या आप पोल्यूशन फ्री कर सकते हो उसे? क्या आप दूसरों के लिए उसे ठीक कर सकते हो? जी नहीं, यहाँ पे कमरे तक सीमित हो, उससे ज्यादा आप नहीं कर सकते, और बेटा उसमें भी कुछ ना कुछ चीजें रह जाएंगी. ठीक है, तो चलो देखते हैं, हाँ इनमें से आप क्या चूज करेंगे, थोड़ा सा और नीचे कर देती हूँ इसको. ओके, तो हम कौन सा ऑप्शन चूज करेंगे, 1 और 2. 1 क्या हमारा, फुल प्रोटेक्शन और हाई क्वालिटी एजुकेशन. 2 और 3 हाई क्वालिटी एजुकेशन एंड लग्जरियस होम. ठीक है, होम वाला ये तो निकाल ही दो ना, एजुकेशन और होम तो आएगा ही नहीं, यानी कि सेकंड और थर्ड जो है वो तो हमारा आना ही नहीं है. इन क्यों लिखा हुआ है इसमें, ये गलती से इन बन गया है, 3 है बेटा ये. ठीक है, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड ये भी नहीं आ रहा, फर्स्ट सेकंड और इन इन
थर्ड है ये, इन बन गया, गलती से मिसप्रिंट हो गया। अच्छा यहाँ पे फर्स्ट एंड फोर्थ, तो फर्स्ट एंड फोर्थ हमारा बिल्कुल सही होगा कि आप क्या कर सकते हो, मनी नहीं बाय कर सकती इन चीजों को, पॉल्यूशन फ्री एटमॉस्फेयर आप बाय नहीं कर सकते हो, और फुल प्रोटेक्शन, कहा गया, फुल प्रोटेक्शन फ्रॉम इन्फेक्शियस डिजीज, फुल प्रोटेक्शन नहीं ले सकते। कर सकते हो आप, मैंने अभी भी बताया था आपको, कर सकते हो आप अपने आप को प्रोटेक्ट, लेकिन फुल प्रोटेक्शन नहीं। कोरोना वाला एग्जांपल था ना, वो बिल्कुल सही रहता है कि भाई हम कोरोना से तो नहीं बच सकते ना, वो तो हमारे अंदर घुस जाएगा, घुस के हमारे अंदर घुस जाएगा, हमारे घर के अंदर घुस के हमारे अंदर घुस जाएगा, ठीक है। मेरे को भी हुआ था कोरोना, और मैं कहीं नहीं निकली थी, सच्ची मम्मी कसम, मैं कहीं नहीं गई थी, मेरे को घर में घुस के कोरोना मेरे अंदर घुस गया था, तो बहुत बुरा हाल था मेरा। चलो मेरी ओवर एक्टिंग को बंद करते हैं, और इस वीडियो को भी बंद करते हैं। ये कर लिया बेटा हम लोगों ने सारे 15 के 15 क्वेश्चंस अपने। अब मुझे ना ये बताना कि हमने कितने मार्क्स जो है वो इसमें गेन किए, कितने मार्क्स आपके आए, कैसा लग रहा है आपको ये क्वेश्चंस डील करके, और आपके जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, ठीक है, मुझे बताते जरूर है ना, क्योंकि तुम्हारी बातें सुनने को मैं बेकरार हूँ। अब आमने सामने तुम बात कर नहीं सकते, तो कमेंट के थ्रू ही हम बात करते रहेंगे एक दूसरे के साथ, ठीक है बेटा। तो बी हेल्दी, बी सेफ, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। बाय बाय।